हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा मेडवाइन चैनल की ओर से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी आज की जो क्लास है उसका टॉपिक रहने वाला है एबीजी एनालिसिस। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो थी एसिड बेस बैलेंस और बॉडी बफर सिस्टम से रिलेटेड, जिसको करवाने का मेन एम ही आपको एबीजी एनालिसिस पढ़ाना था, ठीक है, ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके और हम इस चीज़ को समझ सके एबीजी एनालिसिस को। तो मैं उम्मीद कर रही हूँगी कि जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो एक बार एसिड बेस वाली क्लास लगा चुके हैं, ठीक है। और ये वाली क्लास लेने के बाद अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आइए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एबीजी एनालिसिस की डेफिनेशन पर। एबीजी एनालिसिस होता क्या है? जो पहली बात, एबीजी एनालिसिस, एबीजी की फुल फॉर्म क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। ये जो एबीजी है इसकी फुल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए ब्लड गैस टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड गैस टेस्ट है, यानी जो ब्लड के अंदर जो हमारी गैसेस डिजोल्व होती है लाइक ऑक्सीजन, CO2, उनकी अमाउंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज़ किस लिए भी किया जाता है? ब्लड के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए भी किया जाता है। ये होता है अपना एबीजी एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन के बाद हम बात करने वाले हैं नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। एबीजी के अंदर जो नॉर्मल वैल्यूज़ है जो हमें देखने वो क्या है? पीएच, PCO2 एंड बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है। हमें इनकी वैल्यूज़, अगर हमें एबीजी एनालिसिस पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच, नॉर्मल जो पीएच होता है बॉडी का, वो क्या होता है? 7.35 से 7.45, ठीक है। मैंने कहा क्या बताया था? ब्लड के पीएच की रेंज है 7.35 से 7.45 के बीच में क्या होगा? वो नॉर्मल पीएच होगा, ठीक है। अब ये देखो, इससे उधर की तरफ जब जाएगा वो क्या होगा? बेस बढ़ेगा। मैंने उधर की तरफ क्या है, यानी 7.46, 47, 48, 8, 9, ये क्या है? उधर बेस बढ़ रहा है। वही इधर 7.34, 32, 20, 7.20, वो क्या हो रहा है? एसिड, ठीक है। ये क्या, इधर क्या हो रही है? एसिडिटी बढ़ रही है, उधर क्या हो रहा है? बेस, ठीक है। यहाँ देखो, ये इधर आते फिर बात आती है PCO2 की, ठीक है। अब वैसे होती है 35 to 45, लेकिन मैंने इसको 45 to 35 से लिखा है क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, दो चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। देखो, जब एसिड बढ़ रहा है, ये 45, 46, 47 अगर होता है तो क्या हो रहा है? यानी PCO2 की वैल्यू, ठीक है, अगर 45, 46, 47 ऐसे आ रही है तो यानी क्या बढ़ रहा है? CO2 का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। PCO2 का लेवल बढ़ रहा है, यानी एसिड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। वहीं अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है 35, 34, एसिड का कम होना भी क्या करता है? बेस बढ़ रहा है। यानी ऐसे देखो, कोई चीज़ 50-50 अमाउंट में थी, कितने में है? 50-50 है, ठीक है। अगर सपोज ये कम हो जाए 48 और ये 50 रह जाए तो अपने आप से क्या होगी? ये ज़्यादा होगी, ये बढ़ गई, और ये क्या होगी? कम हो गई है। वैसे एसिड की बात थी, ठीक है। सपोज CO2 कम हो रहा है, 35, 34, 33 ऐसे करके जा रहा है, और नीचे इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो अपने आप से क्या हो जाएगा? यानी तुम्हारा बाइकार्बोनेट, यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर एल्कलाइन बढ़ रहा है और एसिडिटी कम हो रही है, ठीक है। एसिड का कम होना यानी बेस बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई है ना अब आपको? मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? PCO2 की वैल्यू 35, यानी उधर जाएगा 34, 33, 32, तो उधर बेस, और इधर की तरफ 45, 46, यानी CO2 का लेवल बढ़ना, यानी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। वहीं बाइकार्बोनेट 22 to 26, इन दोनों के बीच में नॉर्मल है। वहीं जो 26 के आगे बढ़ेगा 7, 8, 9, 30, ये तो यानी क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ रहे हैं, यानी क्या बढ़ रही है? एल्कलाइन बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ यही अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो क्या हो जाएगा? यानी बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है और बाइकार्बोनेट यानी एल्कलाइन वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बेस कम हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। HCO3 का बढ़ना यानी ऐसे एल्कलाइन बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर एल्कलोसिस की कंडीशन जा रही है, ठीक है। वहीं CO2 का बढ़ना क्या हो जाएगा? एसिडिटी बढ़ा रहा है। तो ये सभी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए, पीएच की वैल्यूज, PCO2 नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ यहीं अगर डाउट है ना, तो एक बार दोबारा समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो चीज़ होंगी इस पर ही बेस्ड होंगी। आपको ये नॉर्मल वैल्यूज़ का फंडा समझ में आना चाहिए। 45 से अगर बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है, घट रही है तो यानी 35, 34 ऐसे आ रही है, CO2 की वैल्यू कम आ रही है, इट मीन्स बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एल्कलाइन बढ़ रहा है और एसिडिटी कम हो रही है, ठीक है। तो ये थी नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़। अब हम आगे देखेंगे स्टेप्स फॉर एबीजी एनालिसिस। हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके लिए स्टेप्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एबीजी एनालिसिस। एबीजी को एनालिसिस करने के क्या क्या स्टेप हैं? देखो, अब आपको है ना, अब आपके सामने कभी भी कोई एबीजी की वैल्यू मतलब वो आए, किसी पेशेंट की एबीजी हो, या फिर आपके क्वेश्चंस में मतलब
कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो उसमें आपको 2-3 वैल्यूज दी होंगी, जिसमें पीएच, PCO2 और बाइकार्बोनेट HCO3 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही उनमें होगी, उनमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्योंकि हमें एक है ना स्टेप से चलेंगे ना तो वो चीज़ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या देखोगे आप, उसमें देखोगे पीएच की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपके पास 10 वैल्यू है ना, तो सबसे पहले क्या देखोगे, पीएच देखोगे, क्योंकि जो पीएच होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, अब हमें पता है 7.35 से 7.45 की तो नॉर्मल रेंज है। अगर 7.35 से इधर चला गया, मतलब कम की तरफ, यानी 7.20 है, ठीक है, 7.35 से 7.45 है, ये नॉर्मल रेंज है। इससे अगर इधर जा रहा है तो यानी क्या है, एसिडोसिस, ठीक है, और उधर जाएगा तो एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच क्या इंडिकेट करेगा, एसिडोसिस है, फिर एल्कलोसिस है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो पीएच बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच देखना है। फिर उसके बाद देखोगे आप PCO2 की वैल्यू देखोगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जो सिर्फ CO2 किसको इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इंडिकेटर। अब हमें ये बताना है ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है पेशेंट को, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रखा है, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये सब कंडीशंस कैसे पता लगाएंगे, सिर्फ आपको एक फॉर्मूले से चलना जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप पीएच देखोगे, देन आप PCO2 देखोगे, क्योंकि PCO2 क्या इंडिकेट करता है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ है, वहीं बाइकार्बोनेट क्या दिखाएगा कि मेटाबॉलिक रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में है। अब ये जो मैंने बात बोली उसका रीज़न देखते हैं कि क्यों मैंने कहा कि सबसे पहले CO2 या फिर बाद में बाइकार्बोनेट देखेंगे। देखो, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है ना, क्या है किडनी, क्या मेटाबॉलिक बफर है, ठीक है। ये क्या करती है, अप्रोक्स 50 मिलीकुलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल को तो CO2 डील कर रहा है, नॉन वोलेटाइल हाइड्रोजन आयन को क्या करती है, बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। तो यानी ये रीअब्जॉर्ब कर सकती है हाइड्रोजन आयन को या बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करना, यानी ये इनसे रिलेटेड करती है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये कितने हाइड्रोजन आयन से डील करिए, ओनली 50 मिलीकुलेंट, ठीक है। वहीं जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स कितने के साथ डील कर रहे हैं, वो वोलेटाइल हाइड्रोजन आयन के साथ डील करते हैं, और वो डील करे 13,000 to 30,000 मिलीकुलेंट ऑफ वोलेटाइल हाइड्रोजन गैस आयन, ठीक है। तो सपोज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन के टाइम पर वो इतने सारे जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन उनको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, 13,000 से 30,000 तक मिलीकुलेंट जो क्या है आपके हाइड्रोजन आयन उनको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। अब सपोज अगर कोई पेशेंट 5 मिनट तक सांस को रोक लेना तो उसको क्या हो जाएगा, देयर इज चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देयर इज चांसेस ऑफ एसिडोसिस, बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा। तो लंग एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल जो कि वन ऑफ माई टीचर gives that example which was like जो लंग्स है ना वो हमारी एक पर्सन की लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कि सबसे पहले डील करो इससे, वहीं जो किडनी है वो वाइफ है, ठीक है। लंग क्या है, गर्लफ्रेंड है जिसको आपको सबसे पहले डील करके रखना है, ठीक है, उसको निपटाना है पहले, ठीक है। और जो किडनी है वाइफ है उसको हम समझा सकते हैं, उसको आप हैंडल कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो तूफान जिंदगी में तबाही गर्लफ्रेंड मचा सकते हैं वो वाइफ नहीं मचा सकते, ठीक है। सबसे पहले उससे निपटना है, तो लंग्स को सबसे पहले हमें डील करना है, ठीक है। इसलिए पहले हम PCO2 देखते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर 5 मिनट भी आपने होल्ड कर लिया, ठीक है, अगर रेस्पिरेशन तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस करवा रहा है सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। वहीं जो किडनी है वो आराम से काम करती है और वो इतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को डील भी नहीं करी। तो ये था रीज़न सबसे पहले PCO2 का देखने का और बाद में बाइकार्बोनेट का। तो अब आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए, सबसे पहले पीएच, देन PCO2, देन बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनालिसिस बॉक्स की, ठीक है, कि अब हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो उससे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको बनानी आना चाहिए। जैसे आपके पास रेस्पिरेटरी इनसे एसिड बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करनी है, अपनी ये वाली आपको एक टेबल बनानी है, बॉक्स बनाना है, जिसमें इधर की तरफ एसिडोसिस, एल्कलोसिस, बीच में नॉर्मल, ठीक है। कहीं जगह बुक में एसिड और वहाँ बेस भी लिखा होगा, तो इतना इनको वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ जो नॉर्मल रेफरेंस ले रहे हैं वो ब्लड के पीएच को ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 7.35 to 7.45 होता है। और अगर हम रेफरेंस 7.35 से 7.45 ले रहे हैं तो 7.35 से कम होना ही एसिडोसिस होगा, क्योंकि वैसे बात करें तो जो आपका नॉर्मल पीएच होता है न्यूट्रल वो तो 7 पर होता है, लेकिन यहाँ पर 7.20 भी एसिडोसिस है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ, यहाँ मैं उसको दोबारा नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगा। यहाँ एसिडोसिस है, वहाँ एल्कलोसिस है, यहाँ क्या होगा, नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है वो क्या है, 7.35 to 7.45 जो कि पीएच की वैल्यू होगी, वहीं बाइकार्बोनेट की 22 to 26 होगी, और CO2 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 35 to 45,
ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अब वही सीरीज में पुट करना, सपोज आपके पास कोई भी वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है, कोई भी लाइक पीएच, PCO2 बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले पीएच देखना, आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप क्या देखोगे, पीएच देखोगे। क्या देखोगे, पीएच देखोगे। अब अगर पीएच 7.35 से कम है तो उसको कहाँ रख दोगे, इधर। अगर वो 7.45 से क्या है, ज़्यादा है, तो कहाँ रख दोगे, उधर, ठीक है। सपोज 7.10 है तो मैं क्या रख दूंगी, इसको पीएच को यहाँ लिख दूंगी, क्योंकि पीएच कितना है, 7.10, सपोज समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वहीं अगर पीएच क्या है, ठीक है, मैंने कहा पीएच अगर 7.10 तो मैंने यहाँ लिख दिया। वहीं अगर पीएच कितना होता, मैं सारे केसेस बता रही हूँ आपको जो समझाने के लिए, वही पीएच अगर 7.60 होता तो मैं कहाँ रख देती, पीएच को इस वाली टेबल में इधर रख देती, ठीक है। वही 7.35 से 7.45, सपोज 7.40 होता, अगर पीएच कितना होता, 7.40 होता, तो मैं पीएच को कहाँ रख देती, इधर। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज बता दी कि कैसे रखना है, कि अगर ये आए 7.35 से कम आए तो इधर, 45 से ज़्यादा है तो उधर, नॉर्मल में है तो इधर, ठीक है, ऐसे रखना है। वही फिर ऐसे ही PCO2 को जो रेंज बताई है मैंने, ठीक है, 35 to 45, अगर 45 से ज़्यादा आता है तो इधर, सपोज 49 आ गया, ठीक है, PCO2 की वैल्यू 49 है तो मैं उसको कहाँ रखूँगी, क्योंकि 45 से ज़्यादा होना तो एसिडोसिस है, तो उसको मैं यहाँ रख दूँगी, PCO2 आ गया एसिडोसिस के अंदर, ठीक है। वहीं अगर इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 30 आ जाए सपोज PCO2 की वैल्यू, तो यानी क्या है, ये तो कम हो गया, ठीक है। 35 to 45 होता है नॉर्मल PaCO2 की वैल्यू, लेकिन क्या है 30 है तो मैं PCO2 को कहाँ डाल दूंगी, इधर डाल दूंगी, ठीक है। ये तीनों केस बता दिए। वहीं अगर PCO2 की वैल्यू कितनी आ जाए, 35 to 4, अगर सपोज 40 आ जाए, 35 to 45 होती है, तो मैं PCO2 को कहाँ डाल दूंगी, यहाँ डाल दूंगी। तीनों केस समझ में, किस मतलब नॉर्मल में अगर जिस साइड आता है वहाँ रखना है, सिर्फ यही, कुछ नहीं, सिंपल स्टेप्स फॉलो करो, कुछ नहीं होगा। मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ, एक केस नहीं है, केस में आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है। वहीं अगर फिर बाइकार्बोनेट, वही 22 to 26, अगर 22 से कम आता है, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, 22 से कम आना, बाइकार्बोनेट अगर कम हो रहा है तो इट मीन कहाँ जा रहा है, वो एसिडोसिस में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। तो कहाँ, अगर सपोज बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, HCO3 की वैल्यू 18 आ रही है ना सपोज, तो मैं उसको यहाँ रख दूंगी, क्योंकि कम वैल्यू बाइकार्बोनेट की क्या है, एसिडोसिस। वहीं अगर 20, अगर मैं उसको 35 करूँ, अगर बाइकार्बोनेट कितना हो, 25 हो या 35 हो, तो मैं किधर लिखूंगी, उसको उधर लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि वो किस आ गया, क्योंकि एल्कलोसिस की वैल्यू बढ़ रही है, 22 to 26 नॉर्मल होती है, अब क्या हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। वहीं अगर वो 24 हो, बाइकार्बोनेट अगर कितना हो, 24, तो मैं इसको क्या रख दूंगी, बीच में रख दूंगी, किसने में, बीच में, क्योंकि वो क्या नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो ऐसे आपको इनको पुट ऑन करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आए उसको, जहाँ है एसिड में है तो एसिड वाली टेबल में लिख दो, बेस है तो बेस वाली मतलब उधर लिख दो, और नॉर्मल है तो नॉर्मल में लिख दो। पहला स्टेप आपका ये बोलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपने वो जीरो काटा वाला गेम तो खेला भी होगा अपने बचपन में, अभी भी खेलते होगे क्लास में, अगर आप बैक बेंचर्स हो तो बेंच पर जहाँ भी मिलता है हम वो गेम खेलते हैं, ठीक है, जीरो क्रॉस वाला, उसी का वाला गेम है। ये अभी मैं बताती हूँ, पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है, वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो अब जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा ये कैसे बनानी है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी यही आएगा, मेन पे आगे आपको हेडिंग में कुछ भी दे, लेकिन बेसिक ये होगा कि आपको ये वैल्यूज दे होंगी पीएच की, PCO2 के, बाइकार्बोनेट की। मेरे पास ये 3 वैल्यू है, जिसमें पीएच 7.16 है, PCO2 35 है, वही बाइकार्बोनेट 11 है। सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए इनकी नॉर्मल वैल्यूज। पीएच नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 7.35 से 7.45, PCO2 35 से 45, बाइकार्बोनेट 22 से 26, ये नॉर्मल वैल्यू होगी तीनों की। अब देखो उसके हिसाब से रख दो, पीएच 7.16 है, 7.35 से कम होना, यानी इधर की तरफ क्या बढ़ा रहे हैं, यानी एसिड इधर की तरफ क्या होता है, 7.35 to 7.45 नॉर्मल है, और इससे इधर जाएगा तो क्या है, एसिड है, ठीक है। और उधर जा रहे तो इट मीन्स पीएच बढ़ रहा है, और पीएच बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, बेसिक ज़्यादा होना, और पीएच का कम होना मतलब एसिडिक। तो यानी मैं पीएच को किधर रख सकती हूँ, पीएच को मैं रखूँगी इधर, ठीक है। पीएच कहाँ गया, एसिड वाले में आ गया, पीएच आपका कहाँ आ गया, एसिड वाले में आ गया, ठीक है। फिर आती है बात एसिडोसिस वाले में, फिर आ गया PCO2 की बात। PCO2 35 है, नॉर्मल कितना होता है, देखो 35 to 45 नॉर्मल आपका क्या होता है, PCO2 होता है, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो मैं PCO2 को कहाँ रख दूंगी, PCO2 आ जाएगा हमारा यहाँ, PCO2 आ जाएगा आपका नॉर्मल वाले में,
ठीक है। फिर बात आती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होती है 22 to 26, 22 to 26 क्या होती है हमारी बाइकार्बोनेट हो रही है, लेकिन ये कितना 11, यानी बाइकार्बोनेट कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बाइकार्बोनेट बहुत कम है आपके, क्या है कम है 11 है, ठीक है। अगर इधर बढ़ रहे होते यानी बेस हो रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट का कम होना मतलब क्या बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो रहा है, तो ये भी कहाँ गया क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट भी किधर आ गया एसिडोसिस में। अब एक तरफ जैसे ही ये दो हो जाए ना, देखो एसिडोसिस तो है ही, यहाँ पे आप वो जैसे 0 का टर्म हम ये करके ये बनाते थे ना 0 0 0, 3 मिलते ही ऐसे क्रॉस, तो 3 होते क्रॉस, क्या होता है 3 होते क्या करना हमें क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये क्या हो गया क्रॉस बन गया। अब इसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है, इंटरप्रिटेशन मैंने सिर्फ अभी जो जहाँ थी ना वो वैल्यू रखी, ठीक है। पहले पीएच बता दिया, ये इधर आ गया, PCO2 नॉर्मल वाले में आ गया, बाइकार्बोनेट इधर वाले में आ गया। फिर अब इसको इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे मैंने क्या कहा था पीएच क्या बताता है, पीएच आपको बताएगा पीएच की वो एसिड है बेस है, पीएच किस वाले में है एसिडोसिस में है, तो एसिडोसिस लिख दो। क्या लिखोगे सबसे पहले एसिडोसिस है भाई पेशेंट को, ठीक है भाई क्या है एसिडोसिस है। फिर ये देखो बाइकार्बोनेट आएगा, बाइकार्बोनेट क्या दिखाता है, क्या बाइकार्बोनेट आने के बाद मैं यहाँ रेस्पिरेटरी लिखूंगी या फिर मेटाबॉलिक लिखूंगी, सिर्फ CO2 जहाँ आएगा ना, अगर यहाँ CO2 आया होता ना 3 बनने चाहिए, इकलौता नहीं 3 होने चाहिए यहाँ पर 1 2 3, कोई एक इधर उधर होगा चलेगा लेकिन 2 यहाँ होने चाहिए, तीसरा ये तो पूरी की पूरी कट हो गई, तो एक वो बन जाती है क्रॉस हो गया, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट किसको HCO3 किसको दिखा रहा है मेटाबॉलिक को, तो क्या हो गया ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या हो गया ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मैं आपको सारे केसेस करके दिखाऊंगी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा वो कैसे होगा, लेकिन ये भी आपको बताओ समझ में आया कि आप कैसे निकालोगे कि पेशेंट को क्या हुआ। सिर्फ आपको एक टेबल बनानी है, जो वैल्यू उसको वहां रखना है, देन क्रॉस कर देना जहां वो तीनों चीज मैच हो जाए, ठीक है। पीएच यहाँ आ गया, पीएच बताएगा एसिडोसिस है, फिर एल्कोलोसिस है, क्योंकि पीएच को हमने एसिडोसिस वाले में लिखा है तो एसिडोसिस है। और ये किससे रिलेटेड है मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, किससे मेटाबॉलिक से, बाइकार्बोनेट है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये क्या हो गया इस पेशेंट को क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब इसी केस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि अब आपके एग्जाम्स में आता है, ये तो था छोटे लेवल पे, अब आता है कंपनसेटरी, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, वो क्या है पहले यहाँ तक समझ में आ गया। इसी एग्जाम्पल को अब हम उससे समझेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चलो देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो अब समझते हैं हमारे इस एग्जाम्पल को कि पार्शियली कंपनसेटेड क्या होता है, फुली कंपनसेटेड क्या होता है और अनकंपनसेटेड क्या होता है। इन तीनों को हम एक 3 एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, 3 एग्जाम्पल से, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल वही हमारी वैल्यूज है 7.16 pH है, PCO2 35 है, बाइकार्बोनेट 11 है, रख दो। सबसे पहले ये बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यू, तो देखो pH 7.16 है तो क्या है कहाँ जाएगा pH, हमारा आ जाएगा pH यहाँ, PCO2 35 है, क्या हो रहा है नॉर्मल में आ गया PCO2, तो इसको रख देंगे हम यहाँ। और बाइकार्बोनेट क्या है कम है, ठीक है, कम होना मतलब क्या है एसिडोसिस में आ रहा है, तो बाइकार्बोनेट इधर आ गया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो क्लियर है, पेशेंट को क्या है ये क्रॉस करेंगे तो क्या गया एसिडोसिस, क्योंकि पीएच एसिडोसिस वाली में फॉल कर रहा है, और मेटाबॉलिक क्योंकि बाइकार्बोनेट है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ठीक है। अब ये क्या है कंपनसेटरी है, क्योंकि एग्जाम में ये आने लगे कंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी, फुली कंपनसेटेड है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है जब प्रॉब्लम, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब प्रॉब्लम किडनी की होगी ना, मतलब जब प्रॉब्लम किडनी की होगी तो लंग्स आएंगे कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, वहाँ क्या करेंगे लंग्स काम करेंगे, ठीक है। जैसे और जब लंग्स में दिक्कत होगी यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कोलोसिस होगा तो काम आएगी किडनी काम करेगी, किडनी क्या करेगी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक यानी किडनी में दिक्कत है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर काम किसको करना था PCO2 को, तो क्या यहाँ PCO2 ने कुछ किया, मतलब क्या काम करता है PCO2, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है, यहाँ पर क्या हो रखा पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है, तो यहाँ PCO2 को क्या करना था, PCO2 को अपना यहाँ पे क्या करना था नॉर्मली लंग्स को यहाँ पर कंपनसेट करना था। कैसे कंपनसेट करता, बॉडी से उसको निकाल कर CO2 को निकाल कर, ठीक है, क्या करते बॉडी को CO2 से, बॉडी से क्या करना CO2 को निकाल कर। लेकिन क्या यहाँ पर इसने काम किया, CO2 ने क्या यहाँ पर काम किया, बट ये तो नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, तो इसने कुछ भी कंपनसेट नहीं किया। अगर ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा भी इधर उधर होता ना तो हम उसको पार्शियल में डाल देते कि उसने थोड़ा बहुत एफर्ट डाल ली, ठीक है, कि लंग्स ने थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के, यानी PCO2 की वैल्यू अगर थोड़ी 32 भी होती यानी PCO2 कम हो रहा होता, ठीक है, क्योंकि एसिडोसिस है तो एसिड तो बढ़ेगा नहीं, बॉडी के अंदर क्या होगा
एसिड की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी CO2 की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन CO2 तो क्या है, नॉर्मल है, लंग्स को काम करना चाहिए था, लेकिन लंग्स नॉर्मल रेंज में है, यानी CO2 की वैल्यू नॉर्मल रेंज में, यानी लंग्स ने कुछ भी कंपनसेटरी नहीं दिखाया। तो क्या है ये, तो ये वाला जो एसिडोसिस होगा यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अनकंपनसेटिंग होगा। क्या होगा, अनकंपनसेटेड, क्योंकि लंग्स नॉर्मल रेंज में है, PCO2 की वैल्यू नॉर्मल रेंज में है। मैं भी आपको बताऊंगी पार्शियली फुल्ली में कैसे है, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे यानी इसने कोई भी एफर्ट नहीं दिखाया लंग्स ने, तो क्या हो गया, अनकंपनसेटरी। देखो जो भी याद रखना, अगर इसने PCO2 ने थोड़ा भी अगर एफर्ट लिए होते, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में 35 to 45 नॉर्मल है, तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो इसने कोई भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं यूज किया, अनकंपनसेटेड है। ठीक है, ये था आपका अनकंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फुल्ली कंपनसेटेड का एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, आपके पास पीएच वैल्यूज दे रखी हैं, पीएच वैल्यू 7.45 है, वहीं PCO2 की वैल्यू 47 है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 29 है। रख दो, पहले सबसे पहला काम क्या है, इन सभी को रखना। सबसे पहले पीएच क्या है, 7.45, यानी पीएच नॉर्मल रेंज में है। पीएच कितना है, यानी पीएच आएगा यहाँ। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप क्या देखना है, PCO2 देखना है। PCO2 47 है, 35 to 45 नॉर्मल होता है PCO2, लेकिन PCO2 यानी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी एसिड बढ़ा हुआ है, तो कहाँ आ जाएगा, PCO2 आ जाएगा यहाँ। फिर आ जाओ बाइकार्बोनेट, बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कितना है, 29, 22 to 26 नॉर्मल होता है, 29 यानी एल्कलोसिस, ये देखो यहाँ आ गया HCO3। अब आप सभी सोचोगे ये क्या कंडीशन है, ठीक है, तो 3 वाला बना ही नहीं, कोई भी इधर या उधर तो आया नहीं, हम कर देते हैं, नहीं आया हो तो देखो ये तो PCO2 किधर है, PCO2 तो अपने पूरे उससे ज़्यादा है। ये देखो पीएच क्या है, पीएच 7.45 है, 7.45 नॉर्मल कितना होता है, 7.35 होता है टू 7.45। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आपको क्या करना है, जो पीएच 7.45 है यानी मार्जिन पे है, किस साइड है, यानी कहीं ना कहीं ये किस तरफ जा रहा है, एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। 7.35 होता तो मैं कहती है एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 7.45 पे बिल्कुल मार्जिन पर है नॉर्मल की, तो यानी कहीं ना कहीं अगर मैं करूंगी तो शिफ्ट इसको किधर करूंगी, वहां। क्यों, वो भी मैं बताऊंगी क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ ना कहीं कंपनसेटिंग चल रहा है, वो बताती हूँ क्या रीजन है इसका यहाँ आने का। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इधर आएगा, क्योंकि ये 7.45 है, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, एल्कलोसिस। ये वैसे भी क्या है, एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है पेशेंट। ठीक है, नॉर्मल के बिल्कुल मार्जिन पर था। ये केस समझ में आया, आपने पहले कैसे वैल्यू रखी, पहले आपने जो जैसी थी वैसे रख दी, लेकिन तीनों ही अलग आ रही हैं, इससे तो कुछ भी नहीं बना पाएंगे हम। तो पीएच क्या है, मार्जिन पे किसके 7.45 के हैं, तो कहाँ आ जाएगा, वहाँ बन गया। अब क्या, ये देखो पीएच, सबसे पहले पीएच है तो क्या है, एल्कलोसिस है। पीएच क्या बता रहा है कि पीएच किस साइड आ रहा है, एल्कलोसिस, तो जो भी है वो एल्कलोसिस में है। पेशेंट किस में आया हुआ है, एल्कलोसिस में आया हुआ है। और बाइकार्बोनेट है तो मेटाबॉलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। तो पेशेंट क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। अब एक चीज देखिए, पेशेंट तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का है, किसका है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का है। अब बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है यानी कहीं ना कहीं किडनी में दिक्कत है। ठीक है, तो किडनी में दिक्कत है तो लंग्स को क्या करना था, किडनी में एल्कलोसिस, मतलब किडनी में दिक्कत है जिसकी वजह से क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया पेशेंट को। ठीक है, किडनी मैनेज नहीं कर पा रही, तो हेल्प के लिए कौन आएगा, लंग्स आएंगे। किडनी की दिक्कत यानी मेटाबॉलिक से रिलेटेड दिक्कत है तो रेस्पिरेट लंग्स काम करने आएंगे। तो लंग्स ने क्या काम किया, लंग्स ने काम किया, क्योंकि देखो कैसे पता चला लंग्स ने काम किया, देखो लंग्स ने ऐसे काम किया कि लंग्स की वैल्यू अब क्या होनी चाहिए, एल्कलोसिस है तो कहीं ना कहीं एसिड बढ़ा देना चाहिए था लंग्स को। बॉडी को क्या करना था, लंग्स को कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करके क्या करना था, बॉडी के अंदर एसिड को मेंटेन करना था। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं PCO2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी। मैंने कहा था नॉर्मल से चाहे थोड़ी भी बड़ी हो तो हम क्या कर देंगे, हम यानी उसने एफर्ट लिए हैं, लेकिन इसने इतने एफर्ट लिए, 47 हो गया, 35 to 45 नॉर्मल होता है। ठीक है, 40 इतना एक्शन लिया कि इसने पीएच को, बॉडी के पीएच को नॉर्मल पर ला कर रख दिया। ठीक है, इसका एक्शन इतना था, ठीक है, इसने इतना कंपनसेट करने की कोशिश की कि बॉडी के पीएच को नॉर्मल तक ले आया। ठीक है, करते करते, हालांकि वो अभी भी जा उधर ही रहा है, 7.45 यानी मार्जिन पर है, लेकिन उसने ले तो आया ना नॉर्मल पीएच पर बॉडी के। इसने इतनी मेहनत की है, इतना कंपनसेट करने की कोशिश की है कि ये बॉडी के पीएच को 7.45 तक ले आया। ठीक है, जहां पर पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रखा था, इसने अपनी PCO2 की वैल्यू, मैंने कहा था लंग्स हेल्प करेंगे, वैल्यू को इतना बढ़ाया कि इसने नॉर्मल पीएच को नॉर्मल करने की कोशिश की। आई होप आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि बॉडी कैसे काम कर रही है। लंग्स में दिक्कत हो रही है तो
किडनी आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम है तो लंग्स आ रहे हैं। जो 2 क्लासेज जो पिछली क्लास थी वो इसीलिए ही करवाई गई थी ताकि आप इस क्लास को समझ सको बेहतरीन तरीके से, वरना उस क्लास को मैं स्किप भी कर सकती थी, लेकिन वो बेसिक था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यानी यहाँ क्या लिखूंगी, क्या ये पार्शियली है? नहीं, उसने फुल्ली कंपनसेट कर दिया कि उसको नॉर्मल में ले आया। देखो अगर उसने कंपनसेट किया होता, देखो अगर मैं देखूँ 47, वैसे तो 45 से 2 ही बड़े हैं, लेकिन ये भी तो देखो इसने कंपनसेट ऐसे किया। अगले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा जब आपको पार्शियली कंपनसेट का मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी कि इसने ऐसे कंपनसेट किया कि पीएच नॉर्मल ले आया। पीएच नॉर्मल आते हैं, उसने पूरा पूरा अपना प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये था आपका फुल्ली कंपनसेट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारी क्लास का सबसे लास्ट एग्जाम्पल आज का, जो होगा पार्शियली कंपनसेट कैसे कर रहा है। वैसे मैंने गलत बता दिया अभी, तो अब आपको बताना चाहिए था। चलो कोई नहीं। देखिए पीएच क्या है, वही तीनों वैल्यूज हमारे पास है। पीएच कितना है 7.22। देखो हमारे पे क्या कौन से उसमें जा रहा है 7.35 से 7.45 क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन ये किधर जा रहा है, पीएच हमारा कहाँ आ रहा है, एसिड की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पीएच हमारा क्या हो गया, इधर लिख दिया। PCO2 49, PCO2 49, 35 to 45 नॉर्मल होता है। 45 से अगर PCO2 की वैल्यू बढ़ेगी तो पेशेंट को क्या हो रहा है, एसिडोसिस। तो PCO2 क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, वही बाइकार्बोनेट कितना हो 28, 22 to 26 क्या होता है, नॉर्मल होता है। 28 हो रहा है, यानी पेशेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ आ गया। बाइकार्बोनेट हमारा आ गया यहाँ, कायदे से क्या बन गया, यहाँ 3 होते हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस हो गया। पीएच है तो यानी एसिडोसिस है, पेशेंट को क्या है, एसिडोसिस है। अगर CO2 आ गया तो रेस्पिरेटरी है, क्या है, रेस्पिरेटरी है, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है। ठीक है, अब देखेंगे कंपनसेटरी कैसे हो रहा है, फुली कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। बाइकार्बोनेट 28 है, 26 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट कौन करेगा, यानी लंग्स की दिक्कत है तो आएगी किडनी। किडनी में क्या, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट को ये डील कर रहा है। ठीक है, किडनी कर रही है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी वैल्यू से बढ़ी, 26 से 28 हुई, लेकिन क्या इसके 28 होने, देखो नॉर्मल रेंज में नहीं है ना, यानी इसने तो अपनी तरफ से किडनी ने क्या किया, काम करने की कोशिश की, लेकिन क्या इसकी कोशिश कामयाब हुई, नहीं हुई। पीएच एसिड की तरफ ही आया, पीएच यहाँ नहीं आया हुआ है, नॉर्मल नहीं आया हुआ है, पीएच इधर ही है। ठीक है, यानी इसने कोशिश की है जो कि कामयाब नहीं हुई, लेकिन कोशिश की है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पार्शियली कंपनसेट किया उसने, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। ठीक है, अपने फीडबैक देना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।